हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। आप सबका स्वागत है मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप सबकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवाई जाती है। साथ ही साथ आपको वैल्यूएबल नोटिफिकेशन, साथ ही साथ जो लेटेस्ट अपडेट्स है अबाउट रिजल्ट, अबाउट रिक्रूटमेंट, अबाउट वैकेंसीज, उनके बारे में भी आप लोगों को बताया जाता है। तो प्लीज़ डू कंसिडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज कल लास्ट आपने देखा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था अपेंडिसाइटिस के मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने जो देखा था उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते। लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि अपेंडिसाइटिस के मैनेजमेंट, तो एक दो तो अपन ने साइन देखे थे, ये जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जिन साइन में एक तो है रिबाउंड टेंडरनेस साइन देखा था, रोवेंसिंग साइन देखा था, सोस साइन देखा था और ऑब्चुरेटर साइन देखा था। ये साइन में हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को लास्ट क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट हमने देखा था कि जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है कि क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं इन केस ऑफ अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस के अंदर अगर पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो हमें कौन कौन से सिम्टम्स है वो अपने आप बता सकता है। साथ के साथ कौन कौन से ऐसे साइन है जो इंपॉर्टेंट साइन है वो हम असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट पे हम लोगों ने देख लिया था कि अगर कंजर्वेटिव मैनेज नहीं हो रहा है, अगर हम स्टार्टिंग के अंदर कोशिश करते हैं अपेंडिक्स को मैनेज करने की कंजर्वेटिव तरीके से, कंजर्वेटिव मतलब बाय मेडिकेशन, बाय मेडिकेशन, बाय मेडिकेशन, मेडिकेशंस के साथ हम मैनेज करने की पूरी कोशिश करते हैं। बट अगर हमारा मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाता है, मेडिकल मैनेजमेंट फेल, अगर मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाता है तो उस समय हमें प्रोसीड करना पड़ता है सर्जिकल मैनेजमेंट के ऊपर। सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट के ऊपर हमें प्रोसीड करना पड़ेगा और हमें अपेंडेक्टोमी सर्जरी को करनी पड़ती है। हमें अपेंडिक्स को काट के बाहर निकालना पड़ेगा, वरना हो सकता है कि वो अपेंडिक्स वहाँ पे क्या हो सकती है, रप्चर हो सकती है। और रप्चर होने की वजह से वहाँ पे दो कॉम्प्लिकेशन अराइज होंगे। अगर मान लीजिए अपेंडिक्स रप्चर हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर दो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होंगे। फर्स्ट वन सेप्सिस एंड सेकंड वन पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम। ठीक है स्टूडेंट। तो अगर इस कंडीशन के अंदर है, मान लीजिए सर्जरी करने जा रहे हैं, तो हम क्या करना पड़ेगा, अब हमें करना पड़ेगा प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट। प्री ऑपरेटिव का मतलब क्या होगा, यहाँ पे अगर हम बात करें कि प्री ऑपरेटिव का मीनिंग क्या होगा, तो स्टूडेंट प्री ऑपरेटिव का मीनिंग होगा प्री ऑपरेटिव प्री ऑपरेटिव फेज। प्री ऑपरेटिव फेज का मतलब है एडमिशन से लेकर के, अगर आप जब सर्जरी के लिए आप एडमिट हो रहे हो हॉस्पिटल के अंदर, सर्जरी के लिए आप क्या हो रहे हो, एडमिट हो रहे हो, तो एडमिशन से लेकर के कब तक, शिफ्ट और ट्रांसफर टू द ओटी, ट्रांसफर टू ओटी। ओटी में जब तक ट्रांसफर नहीं होता पेशेंट, मतलब उसको ऑपरेशन या सर्जरी के लिए जब तक उसको ओटी में शिफ्ट नहीं किया जाता, तब तक के बीच में जो फेज होती है, तब तक की जो ड्यूरेशन होती है, वो कहलाती है आपकी प्री ऑपरेटिव फेज। ठीक है स्टूडेंट। इस प्री ऑपरेटिव फेजेस के बारे में अगर आपको डिटेल स्टडी करना है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे एक पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसके अंदर बहुत ही डिटेल के साथ और बहुत ही अच्छे से आप लोगों को प्री, इंट्रा और पोस्ट ऑपरेटिव फेजेस ऑफ पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग के बारे में बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है। तो प्लीज अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप वहां से जाकर के ले सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एनपीओ। एनपीओ हमें क्यों रखना, एनपीओ को हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी अपेंडिसाइटिस का पेशेंट है उसे हमें क्या रखना पड़ेगा, एनपीओ रखना पड़ेगा। ये कल की क्लास में मैंने बता चुका हूँ, पर एक बार रिवाइज करना है आपको। एनपीओ रखना है क्योंकि हम ड्यूरिंग सर्जरी हम पेशेंट को क्या देंगे, एनेस्थीसिया देंगे। इंट्रावीनस फ्लूइड मैनेज स्टार्ट करना है। इंट्रावीनस फ्लूइड टू मैनेज या टू मेंटेन द, क्या मेंटेन करना है, टू मेंटेन द इंट्रावेस्कुलर
इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड to maintain the intravascular fluid volume. इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन रखना ड्यूरिंग वोल सर्जरी। इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम को भी हमें क्या करना पड़ेगा, मेंटेन रखना पड़ेगा, ताकि पेशेंट हाइपोटेंशन के अंदर, हाइपोवोलीमिया और शॉक के अंदर, हाइपोवोलीमिक शॉक के अंदर हम जाने से हम हमारे पेशेंट को क्या कर सके, बचा सके। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लूइड जो फ्लूइड का मैनेज है वो करना पड़ेगा। साथ के साथ हमें पेशेंट के पेन को असिस्ट करना पड़ेगा। डेफिनेट है अगर किसी अपेंडिसाइटिस के पेशेंट को अगर आप एडमिट कर रहे हो तो डेफिनेट है उसको, उस पेशेंट को राइट इलियक फोसा के अंदर क्या रहेगा, पेन रहेगा, और उसी पेन की वजह से वो क्या रहता है, थोड़ा सा तकलीफ में रहता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने कल की क्लास में बताया था वेरियस टाइप के स्केल होते हैं, जिन स्केल का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट के पेन लेवल को अच्छे से कर सकते हैं। और उसी जो रैंकिंग होती है, जो रेटिंग देता है पेशेंट हमें पेन स्केल के ऊपर, उसी रेटिंग के आधार पे क्या होंगी हमारी इंटरवेंशन हम प्लान करते हैं। नेक्स्ट है हमें क्या करना है, हमें हमारे पेशेंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। हमें हमारे पेशेंट को क्या करना है, एक प्रॉपर पोजीशन देनी है। प्रॉपर पोजीशन में क्या देना है, हमें पेशेंट को पोजीशन देनी है राइट साइड लाइन पोजीशन। हमें हमारे पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी है, राइट साइड लाइन पोजीशन देनी है, या फिर हम उसको दे सकते हैं सेमी फाउलर पोजीशन, टू प्रमोट द कंफर्ट। अब हमें कंफर्ट प्रमोट करना है। देखो राइट साइड लाइन पोजीशन, साथ में राइट साइड लाइन पोजीशन देनी है, राइट साइड लाइन, राइट साइड लाइन पोजीशन। राइट साइड लाइन पोजीशन देने का रीजन क्या है, राइट साइड लाइन पोजीशन, अब इसमें क्या रखेगा, पेशेंट को, पेशेंट क्या रखेगा, लेग्स को फ्लेक्स रखेगा, लेग्स शुड बी फ्लेक्स, फ्लेक्स, ठीक है। लेग तो उसके क्या रहेंगे, फ्लेक्शन के अंदर रहेंगे। नी जॉइंट है वो फ्लेक्शन के अंदर रहेगा, ठीक है। नी जॉइंट क्या रहेगा, फ्लेक्शन के अंदर, नी जॉइंट, नी जॉइंट है वो क्या रहेगा, फ्लेक्शन के अंदर। स्टूडेंट यहाँ पर नी जॉइंट के फ्लेक्शन में रहने का रीजन क्या है, हमारे सॉरी, यहाँ पर नी जॉइंट को हमें फ्लेक्शन में इसलिए रखना है क्योंकि नी जॉइंट, जब हम पेशेंट को राइट साइड लाइन पोजीशन देंगे तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, पेशेंट के एब्डोमेन है वो रिलैक्स होगा, एब्डोमेन रिलैक्स। एब्डोमेन रिलैक्स का मतलब है कि एब्डोमेन पे स्ट्रेचिंग कम हो जाएगी। राइट साइड लाइन पोजीशन दे देंगे, साथ के साथ नी जॉइंट अगर फ्लेक्स हो जाएगा, नी जॉइंट घुटना अगर ऊपर की तरफ मोड़ दिया जाए, ठीक है, या फिर इस पोजीशन को हम बोल सकते हैं नीचेस्ट पोजीशन भी बोल सकते हैं। नीचेस्ट जैसी पोजीशन होती है, कंप्लीट नीचेस्ट भी नहीं होती तो ये कंप्लीट सॉरी साइड लाइन भी नहीं रहेगी, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, पेशेंट को राइट साइड लाइन पोजीशन लेनी है। जब भी आपसे कोई एमसीक्यू पूछता है कि अपेंडिसाइटिस का पेशेंट है, उसको प्री ऑपरेटिंग स्टेज के अंदर कौन सी पोजीशन दी जानी चाहिए, तो राइट साइड लाइन पोजीशन, या फिर उसको देनी है आपको सेमी फाउलर पोजीशन। यहाँ से आप लोगों के लिए क्या बन सकता है, एमसीक्यू, जो कि आपकी कल ये सही के अंदर आने के पूरे पूरे चांसेस, ठीक है। तो ये एमसीक्यू आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बना दिया है कि प्री ऑपरेटिंग फेज के अंदर कौन सी पोजीशन देनी है। उसके बाद देखो, उसके बाद बताया गया है कि आइस पैक है, आइस पैक है ना, जो मतलब कोल्ड अप्लीकेशन करना है 20 से 30 मिनट तक, ठीक है, मिनट एवरी आवर एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर। डॉक्टर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, 20 से 30 मिनट तक हमें क्या करना पड़ेगा, पेशेंट के क्या करना है, हमें हमें कोल्ड अप्लीकेशन करना है। क्या करना है, कोल्ड अप्लीकेशन, कोल्ड अप्लीकेशन। स्टूडेंट्स कोल्ड अप्लीकेशन क्यों, यहाँ पर कोल्ड अप्लीकेशन इसलिए करवाया जाएगा ताकि पेशेंट को रिलैक्स मिल सके, क्योंकि कोल्ड अप्लीकेशन एक्सट्रीम कोल्ड अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, एनेस्थेटाइज कर सकते हैं, ठीक है। साथ के साथ यहाँ पे क्या रहेगा, अगर आप कोल्ड अप्लीकेशन करोगे तो जो इन्फ्लाम्ड अपेंडिक्स है, सॉरी, अगर आप कोल्ड अप्लीकेशन करोगे तो जो इन्फ्लाम्ड अपेंडिक्स है, कोल्ड अप्लीकेशन, अब ये कोल्ड अप्लीकेशन अब जब आप कर रहे हो तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो इन्फ्लाम्ड अपेंडिक्स है, इन्फ्लाम्ड अपेंडिक्स, जो इन्फ्लाम अपेंडिक्स है, इट मे बी श्रिंक, मे बी श्रिंक, ठीक है, वो सिकुड़ सकती है, सिकुड़ जाएगी। नॉर्मली क्यों सिकुड़ जाएगी, क्योंकि जैसे ही आप एब्डोमेन पे कोल्ड एप्लीकेशन करोगे, कोल्ड एप्लीकेशन करोगे तो जो अपेंडिक्स की जो वैस्कुलर, जो वेसल्स थी, जो ब्लड वेसल्स थी, वो क्या हो जाएंगी, वे जो कंस्ट्रिक्शन, क्योंकि कोल्ड एप्लीकेशन क्या कॉज करता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन, क्या कॉज करता है,
वेजो कंस्ट्रिक्शन कोज करता है, और वेजो कंस्ट्रिक्शन कोज हो जाएगा तो इसका मतलब है अपेंडिक्स का वो क्या हो जाएगी उसके अंदर, वो भी थोड़ा श्रिंक हो जाती है। श्रिंक होने का उसका रीजन क्या रहेगा स्टूडेंट? उसके श्रिंक होने का रीजन ये रहेगा स्टूडेंट, क्योंकि ब्लड इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। अपेंडिसाइटिस में क्या था? इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन में क्या होता है? ब्लड सप्लाई, जो पर्टिकुलर एरिया जिसके अंदर सॉरी जिसके अंदर क्या हुआ है, जिसके अंदर आपका ये इन्फ्लेमेशन हुआ है, इन्फ्लेमेशन जिस एरिया के अंदर हुआ है उस एरिया के अंदर अगर आप कोल्ड एप्लीकेशन करोगे तो वहाँ के ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगे? सिकुड़ जाती है, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। और वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से वहाँ पर उस एरिया के अंदर एडिमा है वो रिलीव हो जाता है, एडिमा नहीं। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है कि हम पेशेंट के हमारे पेशेंट पे क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं कोल्ड एप्लीकेशन। तो ये है हमारा प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन था उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ऊपर जो हाईलाइट किए हुए पॉइंट्स हैं उनको आप अपनी नोटबुक में हाईलाइट करके लिखिएगा ताकि आपको लंबे समय तक याद रह सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन जो कि हमें ड्यूरिंग प्री ऑपरेटिव फेज के अंदर ध्यान में रखने की बातें। ठीक है, प्री ऑपरेटिव फेज के अंदर ध्यान में रखने की बातें। ठीक है, प्री ऑपरेटिव फेज में एक और क्या नहीं करें, जब हमारे पास अपेंडिसाइटिस का पेशेंट एडमिट है तो हमने कोल्ड एप्लीकेशन दे दिया, राइट साइड लाइन पोजीशन दे दी, राइट साइड लाइन पोजीशन दे दी हमने। ठीक है, उसके साथ साथ हमने कोल्ड अप्लाई कर दिया। कोल्ड अप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है? नेक्स्ट जो इंटरवेंशन, इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है वो क्या रहेगी? हमें अपेंडिसाइटिस के पेशेंट को कभी भी लैक्सेटिव और एनिमा नहीं देने हैं। अवॉइड, डू नॉट एडमिनिस्टर, डू नॉट एडमिनिस्टर लैक्सेटिव एंड एनिमा। क्यों नहीं करने लैक्सेटिव और एनिमास? क्यों एडमिनिस्टर नहीं करने? क्योंकि लैक्सेटिव और एनिमास क्या करेंगे? इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को इंक्रीज करते हैं। क्या करेंगे? इंटेस्टाइनल मूवमेंट, इंटेस्टाइनल मूवमेंट आर इंक्रीज। ये क्या करेंगे? इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट उनको इंक्रीज करेंगे, और जितना इंटेस्टाइन की मूवमेंट इंक्रीज होती है उतना ही रिस्क ऑफ अपेंडिक्स के रप्चर होने का रहता है। इसीलिए हम क्या करते हैं? पेशेंट को एनपीओ रखते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं? पेशेंट को एनपीओ रखते हैं, नील पर ओरल। एनपीओ की फुल फॉर्म क्या होगी? नील पर ओरल। ठीक है, हमें पेशेंट को मुंह से कुछ भी नहीं देना होता। क्यों? ताकि हम जो इंटेस्टाइन है वो रिलैक्स हो सके, उनके अंदर जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो स्लो डाउन हो सके। इसीलिए हम पेशेंट को क्या नहीं करेंगे? लैक्सेटिव और एनिमा। क्योंकि जैसे आप पेशेंट को एनिमा दोगे, एनिमा देते ही क्या होगा? जो इंटेस्टाइन है वो एनलार्ज होगी, एक्सपेंड होगी, क्योंकि आप एनिमा दे रहे हो। ठीक है, अगर आप लैक्सेटिव देते हो तो लैक्सेटिव दोगे तो क्या होगा? वहाँ पे मूवमेंट बढ़ेंगे। लैक्सेटिव क्या करेंगे? स्टूल सॉफ्टनर का काम करते हैं, वाटर को रिटेन करके रखेंगे, इंटेस्टाइन फिर से एक्सटेंड होगी। तो उस कंडीशन के अंदर रिस्क होता है कि वहाँ पर आपका जो अपेंडिक्स है, इन्फ्लाम्ड अपेंडिक्स है, वो क्या हो सकता है? रप्चर हो सकता है। तो इसलिए हमें पेशेंट को क्या नहीं करना है? डू नॉट एडमिनिस्टर द लैक्सेटिव एज एनिमा। हमें लैक्सेटिव और एनिमा कभी भी पेशेंट को एडमिनिस्टर नहीं करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो रप्चर होने के जो साइन एंड सिम्टम्स है, मॉनिटर द साइन ऑफ अपेंडिक्स रप्चर। क्या करना है? मॉनिटर द साइन ऑफ, मॉनिटर द साइन ऑफ अपेंडिक्स रप्चर। अपेंडिक्स के रप्चर होने के जो इंपॉर्टेंट साइन है उनको हमें क्या करना पड़ेगा? मॉनिटर करना पड़ेगा। अब आप लोगों का सवाल होगा कि सर हमें नहीं पता, और हमें बताइए कि अपेंडिक्स के रप्चर होने के कौन कौन से साइन होते हैं, कि अपेंडिक्स के रप्चर होने के कौन कौन से साइन होते हैं। तो देखो, जब अपेंडिक्स रप्चर हो गई, जब अपेंडिक्स रप्चर हो जाती है, एक सेकेंड, जब अपेंडिक्स रप्चर हो जाएगी तो क्या होगा? ऐसे रप्चर होगी तो क्या होगा? जो भी एब्डोमिनल जो अपेंडिक्स के जो इंटरनल कंटेंट थे वो क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? वो कंटेंट कहाँ जाएंगे? पेरिटो एब्डोमिनल केविटी के अंदर, पेरिटोनियम के आसपास आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा? एब्डोमिनल डिस्टेंशन आ जाएगा। क्या होगा? एब्डोमिनल डिस्टेंशन। ठीक है, एब्डोमेन का एनलार्जमेंट होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है,
एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, ये भी एक इम्पोर्टेंट साइन है। अगर पेशेंट को अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स के बाद उसका एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अपेंडिक्स रप्चर हो चुका है। साथ ही साथ सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा उसको, सीवियर एब्डोमिनल, सीवियर पेन इन एब्डोमेन, एब्डोमेन के अंदर सीवियर पेन होता है पेशेंट को। तो इस कंडीशन के अंदर इन इन दोनों साइन को हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हम अपेंडिसाइटिस वाले पेशेंट की केयर कर रहे हैं, तो उस समय हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है। इन दोनों साइन को मॉनिटर करने का पर्पज क्या होगा, पर्पज यही है कि हमें, हमारा मेन मोटिव क्या है कि अपेंडिक्स रप्चर हो, उससे पहले पहले हमें क्या करना है, उसको या तो बाहर निकालो या फिर उसको मेडिकली मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट मतलब कंजर्वेटिवली हमें उसको क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट साइन है दो तो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक हो सकता है कि जब अपेंडिक्स रप्चर हो रही है तो वहाँ से ब्लीडिंग भी हो सकती है, तो पेशेंट है वो धीरे धीरे क्या होगा, फेलियर होगा। और जो फेलियर, फेलियर क्यों हुआ, क्योंकि जो वेस्कुलर वॉल्यूम था ब्लड का वो कम हो गया। वेस्कुलर ब्लड वॉल्यूम वो कम हुआ, और वेस्कुलर का जो ब्लड वॉल्यूम था वो कहाँ चला गया, वो चला गया आपका एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। क्योंकि अपेंडिक्स रप्चर हुई तो अपेंडिकुलर आर्टरी भी डैमेज होती है। ठीक है, क्या डैमेज होगी, अपेंडिकुलर आर्टरी, अपेंडिकुलर आर्टरी, ये भी क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, डैमेज होगी। अब अपेंडिकुलर आर्टरी जब डैमेज हो रही है, जब अपेंडिकुलर आर्टरी डैमेज हो रही है, तो वो सिचुएशन के अंदर क्या होगा, वो जो ब्लड इकट्ठा हुआ है, वो ब्लड का, ब्लड कहाँ इकट्ठा होगा, एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमेन में। और जैसे ही एब्डोमेन में ब्लड इकट्ठा होगा तो क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से एब्डोमेन का डिस्टेंशन। और पेलर क्यों हुआ, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड का वॉल्यूम है वो क्या हो चुका है, कम हो चुका है। कहाँ गया, वो चला गया आपकी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। नेक्स्ट आएगा, अब एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये पेलर वगैरह हो रहा है, साथ के साथ में क्या हो रहा है, वहाँ पे ब्लड है वो निकल रहा है। तो ब्लड निकलेगा तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, बीपी कम होगा, तो हाइपोटेंशन आ जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा, साथ के साथ टेकीकार्डिया। ठीक है, टेकीकार्डिया का मतलब जो जो पेशेंट की जो हार्ट रेट है वो 100 के बाहर चली जाती है। 1 मिनट में 100 से ज्यादा बार अगर पल्स आ रही है, तो इसका मतलब है कि पेशेंट को क्या हो रखा है, टेकी कार्डिया हो रखा है। साथ ही साथ टेकीपीनिया पेशेंट के अंदर हो जाएगा, टेकीपीनिया हमारे पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि टेकीपीनिया इसलिए क्योंकि आरबीसीज का काउंट, ब्लड कम, आरबीसीज का जो काउंट था वो ब्लड में कम होता जा रहा है। क्योंकि अब ब्लड कहाँ निकल रहा है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो अपेंडिकुलर आर्टरी डैमेज हुई उसके अंदर ब्लड निकल रहा है। अब वहां पर क्या करना है स्टूडेंट्स, वहां पर प्रॉब्लम ये आएगी कि वहां पर जो आरबीसीज है उनका लेवल कम हो गया ब्लड के अंदर, जो इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम है। ठीक है, जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड है वो, उसके अंदर क्या हुआ, आरबीसी का लेवल कम हुआ, तो वहां पर क्या होगा, अब ऑक्सीजन की जो डिमांड है हमारी बॉडी की जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए बॉडी क्या करेगी, टेकीपीनिया कर देगी। भाई सांस ज्यादा लो, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को अपन इनसे इनहेल करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज तक वो पहुंचती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अगर पेशेंट का अपेंडिक्स रप्चर हो जाता है तो पेशेंट हमेशा पेट पकड़ के ही रहेगा, गार्डिंग ऑफ एब्डोमेन। क्या करेगा पेशेंट, गार्डिंग, गार्डिंग ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, एब्डोमेन वो क्या हो जाएगा, गार्ड करेगा। एब्डोमेन को गार्ड करने का मतलब वो पेट पकड़ के ही फिर रहता है। साथ ही साथ उसको क्या हो सकता है, फीवर और चिल्स भी आ सकते हैं, फीवर एंड चिल्स, क्योंकि इन्फेक्शन है वो बढ़ जाएगा। अब जो आपने रप्चर हो गई उसके बाद कहाँ चला जाएगा, पेरिटोनियम, पेरिटोनाइटिस और सेप्सिस। ये दो कंडीशन आपको देखने को स्टूडेंट मिल सकती है। तो इसलिए हमेशा जब भी आप अपेंडिकुलर या अपेंडिक्स वाले पेशेंट की, अपेंडिसाइटिस के पेशेंट की केयर कर रहे हो, उस समय हमें ध्यान में रखना होता है, क्या रखना होता है कि हमें ये जो इंपॉर्टेंट साइन है जो मैंने बताया आप लोगों को, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, सीवियर एब्डोमिनल पेन है, गार्डिंग ऑफ एब्डोमिनल, फीवर एंड चिल्स है, पेलर है, हाइपोटेंशन, टेकीकार्डिया, टेकीपीनिया है। ये जो भी मैंने सिम्टम्स आप लोगों को बताए, ये सिम्टम्स हमें मॉनिटर करने होते हैं। और अगर ये सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि अपेंडिक्स रप्चर हो चुका है। इमीडिएटली हमें क्या करना है, अब इमीडिएटली हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जो हेल्थ जो कंसर्न डॉक्टर है या जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको, उनको हमें क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई सर पेशेंट के अंदर ऐसे ऐसे साइन एंड सिम्टम्स वो अराइज हो रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि पेशेंट का जो अपेंडिक्स है वो क्या हो चुका है, रप्चर।
आई थिंक आप लोगों को समझ में आया हो। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब हम देखो एग्जेक्टिव हमें अवॉइड करना है, अवॉइड कर देंगे। ठीक है, साइन ऑफ रप्चर ऑफ अपेंडिक्स के जो साइन है एंड पेरिटोनाइटिस के जो साइन है उनको हमें क्या करना पड़ेगा, मॉनिटर करना है। लाइक कैसे कि प्रोग्रेसिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है, बता चुका हूँ मैं कैसे एब्डोमिनल पेन हो सकता है, वो कैसे हो रहा है। ठीक है, साथ के साथ टेकीकार्डिया टेकीपीनिया में आप लोगों को बता चुका हूँ कि क्यों हो रहा है, किस प्रकार से फेलियर गार्डिंग ऑफ एब्डोमिनल इंक्रीज फीवर है, ये मैं आप लोगों को बता। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस स्लाइड में अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसके आगे का हम पढ़ते हैं। अब इसके आगे का हम पढ़ते हैं, मान लीजिए अब तक आपने क्या कर दिया, अपेंडिक्स वगैरह है, आपने रप्चर वगैरह सब हो गई, उसके बाद आपने क्या कर दिया, पेशेंट की सर्जरी कर दी। अब सर्जरी के बाद जो मैनेजमेंट किया जाता है वो कौन सी फेज में आता है, मतलब सर्जरी की जो पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग है उसके अंदर जो सर्जरी के बाद की जो फेज आती है उस फेज में क्या होता है, उस फेज को क्या बोला जाता है। लाइट नहीं है, गर्मी आ रही है, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, उसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव फेज। क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव फेज। पोस्ट ऑपरेटिव फेज या यहाँ पर मैं लिखूंगा पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। ठीक है सर, अब हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट का अपेंडिक्स है वो निकाल दिया गया है सर्जरी करके। अब हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहली जो चीज़ ध्यान में रखने की आती है वो आती है साइन ऑफ इन्फेक्शन या मॉनिटर द साइन ऑफ इन्फेक्शन। मॉनिटर साइन ऑफ इन्फेक्शन, मॉनिटर द साइन ऑफ इन्फेक्शन। आप जो भी घाव है, जो भी वुंड एरिया है, वुंडेड एरिया है, उस एरिया के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छे से ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन रख के हमें क्या करना है, हमें देखना है कि उस एरिया के अंदर इन्फेक्शन तो नहीं है। अब क्या क्या साइन होंगे जो इन्फेक्शन के साइन बताते हैं, देखो कौन कौन से साइन है जो इन्फेक्शन के बारे में हमें बताते हैं। तो इन्फेक्शन के बारे में हमें कौन कौन बताएगा, रेडनेस, रेडनेस एक, वहाँ पे क्या हो जाएगा, पेन। ठीक है, वार्म, मतलब वो एरिया आपको गर्म मिलेगा। साथ ही साथ में डिस्चार्ज, डिस्चार्ज फ्रॉम वुंड, हो सकता है वहां से ब्लड निकले, हो सकता है वहां से सीरियस फ्लूइड निकले, हो सकता है वहां से पथ भी निकले सकता है। अगर ऐसे सारे साइन, ऐसे साइन एंड सिम्टम्स अगर आपको कहीं देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि पेशेंट के वुंड के अंदर क्या हो चुका है, क्या हो चुका है स्प्रेड, इन्फेक्शन को दिक्कत। तो हमें क्या करना है, इन्फेक्शन को भी मॉनिटर करना है। सेकेंड वन हमें क्या करना है, इंसिडेंट साइट को हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना है कि वहां से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। ठीक है, इंसिडेंट साइट, इंसिडेंट साइट फॉर, इंसिडेंट साइट हमें क्यों चेक करनी है, जो अपेंडिक्स का जो इंसिजन लगा था वो इंसिडेंट साइट हमें क्यों चेक करनी है, वो चेक करनी है हमें पहले तो हमें इन्फेक्शन के बारे में पता लगे, एक तो हमें इन्फेक्शन का पता लगेगा, साथ के साथ से वहाँ से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, क्या पता वहाँ पे कोई रेडनेस तो नहीं हुई। इसलिए हमें क्या करना है, वुंड है वो प्रॉपर तरीके से एग्जामिन करना है। साथ के साथ यहाँ पर भी आपको पेन देखने को मिलेगा इन्फेक्शन में, यहाँ भी हमें क्या करना है, पेशेंट के पेन को हमें क्या करना पड़ेगा, मॉनिटर करना है। तो पोस्ट ऑपरेटिव फेज के अंदर पेशेंट को पेन है वो सीवियर होगा, क्योंकि पहले तो अपेंडिक्स का पेन, अब यहाँ पे क्या होगा, अपेंडिक्स का भी हो गया, साथ के साथ सर्जरी का जो इंसिजन था उसका भी पेशेंट को क्या हो चुका है, पेन हो चुका है। तो इस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, पेशेंट के अंदर हमें पेन को भी मॉनिटर करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। किसी को अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। तीसरा पॉइंट ये कहता है, तीसरे इंटरवेंशन हम क्या कर सकते हैं, हम पेशेंट को एनपीओ रखेंगे जब तक पेशेंट की बावल साउंड रिटर्न नहीं आ जाते। एनपीओ, एनपीओ टिल बाउल साउंड रिटर्न, टिल बाउल साउंड रिटर्न। जब तक पेशेंट की बावल साउंड नहीं आ जाती तब तक हमें क्या करना है, पेशेंट को एनपीओ रखना है। अब क्यों एनपीओ रखना है, क्योंकि ड्यूरिंग इंट्रा ऑपरेटिव फेज, ड्यूरिंग इंट्रा ऑपरेटिव फेज, इंट्रा ऑपरेटिव फेज के अंदर जब हम सर्जरी कर रहे थे तो हमने पेशेंट को क्या दिया था, एनेस्थीसिया,
पेशेंट को क्या दिया गया स्टूडेंट? एनेस्थीसिया। और इस एनेस्थीसिया की वजह से क्या होता? मस्कुलर रिलैक्सेंट हुआ था, मस्कुलर रिलैक्सेशन। पेशेंट के अंदर क्या हो गया था? मस्कुलर रिलैक्सेशन। और ये मस्कुलर रिलैक्सेशन जब हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है? वहां पर एक कॉम्प्लिकेशन आता है एनेस्थीसिया का या बावल सर्जरी का, क्या आता है? पैरालाइटिक इलियस। अगर किसी स्टूडेंट को याद हो तो प्लीज बताइएगा। पैरालाइटिक इलियस वहां पे होने के काफी ज्यादा चांस है, मतलब टेम्परेरी लॉस ऑफ बावल फंक्शन, टेम्परेरी लॉस ऑफ बावल मूवमेंट, बावल फंक्शन, वो कहलाता है आपका पैरालाइटिक इलियस। क्योंकि एनेस्थीसिया यहाँ पे पैरालाइटिक इलियस हो सकता है। अगर आप पेशेंट को बावल साउंड रिटर्न होने से पहले ही अगर आप पेशेंट को खाना दे देते हो तो सिचुएशन के अंदर क्या होगा? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। क्यों होगा? क्योंकि बावल साउंड तो रिटर्न है, बावल साउंड मतलब पेरिस्टालसिस मूवमेंट अगर है ही नहीं तो आपका खाना प्रोपल्सिव मूवमेंट के थ्रू आगे कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। वो एक ही जगह जा करके ठूसे जाओ इकट्ठा हो जाएगा, वहां पे क्या कॉज कर देगा? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। क्या कॉज हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में हमें तब तक बावल साउंड, एनपीओ टिल बावल साउंड रहता है, जब तक पेशेंट के बावल साउंड नहीं आ जाते तब तक हमें क्या करना है? पेशेंट को एनपीओ ही रखना है। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, और कौन कौन से इंटरवेंशन कर सकते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। और जो इंटरवेंशन हम कर सकते हैं उनमें देखते हैं, ठीक है, और कौन कौन से इंटरवेंशन है जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे? अब करेंगे पोजीशन द पेशेंट, पोजीशन ऑफ पेशेंट। पेशेंट की जो पोजीशन है उसको हमें क्या करना है? अब चेंज करना पड़ेगा। पेशेंट की जो पोजीशन है उसको हमें क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? राइट साइड लाइन पोजीशन देंगे विथ लो सेमी पावलर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? पेशेंट को पोजीशन देनी है। कौन सी? पहले हमने कौन सी दे रखी थी? सेमी पावलर या राइट साइड लाइन पोजीशन दे देते। और ऑपरेशन के बाद भी हम क्या कर सकते? राइट साइड लाइन, राइट साइड लाइन। और कौन सी देख सकते हैं? सेमी पावलर पोजीशन। सेमी पावलर पोजीशन विथ, अब क्या होना चाहिए? अब पेशेंट की जो नीज है, पेशेंट नीज आर फ्लेक्स, नीज है वो क्या होनी चाहिए? फ्लेक्स होनी चाहिए, ताकि पेशेंट का जो एब्डोमेन है वो पूरी तरीके से रिलैक्स हो सके। एब्डोमेन, पेशेंट का एब्डोमेन अगर पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाता है तो क्या होगा? तो अगर आपने कोई भी ड्रेन वगैरह के लिए, अगर आपने कोई ड्रेन इंसर्ट कर रखा है, ड्रेन लगा रखा है, तो वहां पर जो कलेक्शन है, जो जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल मतलब यानी कि जो गंदा खून है जो इकट्ठा हो रहा है, जो कलेक्शन बन रहा था वो साइड पे अपेंडिक्स के आस, वो वहां से इजीली फैसिलिटेट हो सकता है। साथ के साथ पेशेंट को कंफर्ट भी इस पोजिशन के साथ पेशेंट को मिलता है। और क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं? और हम क्या कर सकते हैं? और पेशेंट को एंटीबायोटिक दे सकते हैं अगर एज पर डॉक्टर ऑर्डर। ठीक है, एंटीबायोटिक, इन्फेक्शन का रिस्क तो है, एंटीबायोटिक एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर। डॉक्टर्स के ऑर्डर होने के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे जो भी डॉक्टर के ऑर्डर है उसी के अकॉर्डिंग जो पर्टिकुलर, जो भी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया वही एंटीबायोटिक हमें क्या करना है? पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है। नेक्स्ट वन हम क्या कर सकते हैं? एनजी ट्यूब की सक्शनिंग कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़ रही है तो हम पेशेंट के अंदर क्या कर सकते हैं? एनजी ट्यूब सक्शनिंग कर सकते हैं। एनजी ट्यूब सक्शन, अगर आपका पेशेंट एनजी ट्यूब सक्शनिंग अगर जरूरत पड़ रही है तो हम क्या कर सकते हैं? डिकम्प्रेस, बावल को डिकम्प्रेस करने के लिए। ठीक है, तो डिकम्प्रेस द बावल, टू डिकम्प्रेस द बावल, बावल को डिकम्प्रेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? एनजीट्यूब सक्शनिंग है वो मेंटेन, कंटिन्यूस एनजीट्यूब सक्शनिंग है वो मेंटेन रख सकते हैं। अब एनजीट्यूब का अगर आप कंटिन्यूसली सक्शन करना चाहोगे तो एसिड बेस बैलेंस होने, एसिड बेस इम्बैलेंस होने का काफी ज्यादा रिस्क रहेगा। तो कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस हो सकता है? उसको मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हो सकता
क्यों हो सकता है? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एनजी ट्यूब सक्शनिंग कर रहे हो, और एनजी ट्यूब सक्शनिंग के थ्रू आप क्या कर रहे हो, पेशेंट का जो गैस्ट्रिक जूस है या जो HCl है, जो स्टमक का है, स्टमक के अंदर जो एसिड है, उसको आप बार बार बाहर खींच रहे हो बावन को डिकम्प्रेस करने के लिए। तो उस वजह से वहाँ पर क्या हो सकता है, मेटाबॉलिक एल्कलिनोसिस के चांसेज काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा मैनेजमेंट के बारे में। देख लीजिए एक बार, यही मैंने आप लोगों को यही समझाया है। साइन इन्फेक्शन का साइन हमें मॉनिटर करना है, साथ ही साथ हमें इंसिडेंट साइड चेक करनी है कि वहाँ पर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, रेडनेस, पेन, स्वेलिंग तो नहीं आ रही। पेशेंट को एनपीयू हमें रखना पड़ेगा जब तक कि पेशेंट के बावल साउंड रिटर्न नहीं हो जाते, वरना तो पैरालाइटिक इलियस हो जाता है। और हमें पेशेंट को पोजीशन करना है। ठीक है, हमें पेशेंट को पोजीशन करना है। तो ये वाला एमसीक्यू आप लोगों के लिए, एक तो ये एमसीक्यू, एक ये एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, ये भी एमसीक्यू बहुत बार आता है कि कोई एक सर्जरी हुई है, उसके बाद वुंड के आसपास है रेडनेस हो रखी है, स्वेलिंग, और पेशेंट को पेन है, तो ये किस चीज का साइन है? इन्फेक्शन का साइन। तो ये है आप लोगों के लिए एमसीक्यू, ये एमसीक्यू, और ये वाला भी एमसीक्यू। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक दे सकते हैं, प्रोडक्ट जो भी डॉक्टर ने ऑर्डर किया उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को क्या दे सकते हैं, एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक हम पेशेंट को दे सकते हैं। साथ के साथ हम क्या कर सकते हैं, एंजीट्यूब सक्शनिंग। एंजीट्यूब सक्शनिंग का मतलब है बावल को डिकम्प्रेस करने के लिए। अगर बावल एनलार्ज हो रखी है, ठीक है, डिस्टेंड हो रखी है, ठीक है, बावल डिस्टेंशन हो रखा है और पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो उस सिचुएशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को रिलीफ दिलाने के लिए हम एंजीट्यूब सक्शनिंग वो कंटिन्यू कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही अपेंडिसाइटिस थीम, साथ के साथ जो डाइजेशन सिस्टम की जो प्रेप कोर्स क्लास है, अब सबकी नमस्ते। ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं जी। प्लीज़ डू कंसीडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।